देखिए ओम्स लॉ पढ़ना है, राइट हैंड थंब रूल पढ़ना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ना है, एम्पियर स्विमिंग रूल पढ़ना है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बोर्ड पे देख लीजिए, चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर नंबर 6 है हमारे फिजिकल साइंस के। तो मैं लाइट चैप्टर और केमिकल कैलकुलेशन के चैप्टर पे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी, सिटी मतलब शहर, इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रॉन से आया, यानी कि इलेक्ट्रॉन की सिटी, ऐसे आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की सिटी। ओके, तो सबसे पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी जब भी शब्द आए तो समझ लेना होगा चार्ज। क्या समझना होगा? चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्जेस। ओके, इलेक्ट्रिसिटी जब भी टर्म देखे तो दिमाग में आना पड़ेगा चार्ज। क्या आना पड़ेगा? चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यानी चार्ज शब्द आना पड़ेगा। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी मींस स्टडी ऑफ चार्जेस, या फिर आप लोग कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी जो है ये दो तरह के होते हैं। ये कितने तरह के होते हैं? ये होते हैं दो तरह के। एक होते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बोलिए क्या होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग को समझना है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या। तो देखिए, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज। क्या? चार्ज। यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ये है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किस में होता है? इंसुलेटर में। इंसुलेटर क्या है? जिससे बिजली, जिससे करंट, जिससे चार्ज फ्लो नहीं होंगे, यानी जिससे बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होंगे, उसको हम लोग कहेंगे इंसुलेटर। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है इंसुलेटर में होता है, यानी इंसुलेटर में कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होगी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये इंसुलेटर में होता है। इंसुलेटर क्या है? जिससे बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। ओके, जैसे कि हो गया प्लास्टिक, रबर, ग्लास, नॉन मेटल। ओके, ये सबको हम लोग बोल सकते हैं इंसुलेटर। अब हम लोग को समझना है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो करंट का मतलब होता है मोशन या फ्लो। क्या? मोशन या फ्लो। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज। क्या? चार्ज। क्या? चार्ज। यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या? स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। ओके, इसको हम लोग कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी किस में होता है? कंडक्टर में, यानी कि मेटल में। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। क्या? मेटल में, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। ओके, या फिर एलॉयज में। ठीक है, एलॉय तो जानते होंगे ना, जब दो या तीन धात मिला करके जो बनाए जाते हैं, यानी कि 2-3 धातों के मिक्सचर को हम लोग एलॉय कहते हैं। ठीक है, इसमें जंग नहीं पकड़ते हैं, इसमें रस्ट नहीं लगते हैं। ठीक है, तो मेटल, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जैसे कि NaCl का सॉल्यूशन और एलॉय, इससे बिजली गुजर सकती है, यानी कि ये कंडक्टर है, इसमें चार्ज फ्लो होता है, और इसमें चार्ज, इंसुलेटर में चार्ज फ्लो नहीं होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या? स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। चार्ज जब मोशन में हो
उसको हम कहेंगे क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज जब रेस्ट में हो तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किस में होता है, इंसुलेटर में। करंट इलेक्ट्रिसिटी किस में होता है, मेटल में, खास करके मेटल वायर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर में कैसे होता है। इंसुलेटर में कैसे होता है, तो देखिए, अगर हम लोग कोई स्केल को रब करते हैं हेयर में, या फिर कोई प्लास्टिक के चीज़ को जैसे मार्कर को या स्केल को रब करते हैं, रब करने के बाद अगर हम लोग कागज़ के टुकड़े के पास लेके जाते हैं, कागज़ के टुकड़े के पास लेके जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बचपन में कि वो कागज़ के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेता है। तो ऐसा क्यों होता है, अगर हम लोग स्केल को हेयर में रब करते हैं, प्लास्टिक के स्केल को रब करने के बाद अगर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के पास लेके जाते हैं तो वो अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसा क्यों होता है पता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्केल जो है वो किससे बना हुआ है, वो मैटर से। और मैटर में क्या होता है, एटम होता है। मैटर में क्या होता है, एटम होता है। ठीक है, एटम होता है, और एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर क्या होता है, बाहर होता है इलेक्ट्रॉन। बाहर क्या होता है, बाहर होता है इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या, बाहर होता है इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हम लोग रब करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से समझ लो कि निकल जाता है, यहाँ से निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन निकल जाने से चार्ज पैदा हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन जितना होता है एटम में, प्रोटॉन भी उतना होता है। तो इसीलिए एक एटम के चार्ज न्यूट्रल होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है तो इसके चार्ज क्या हो जाता है, पॉजिटिव, यानी कि इस एटम का चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें चार्ज पैदा हो गया। अब यहाँ पर चार्ज पैदा हो गया, इसको अगर कागज के टुकड़े के पास लेके जाता है रब करने के बाद तो उसमें चार्ज पैदा हो जाता है, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसमें चार्ज पैदा हो जाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद इसमें चार्ज पैदा हो गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गया। और इस कागज के टुकड़े में मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, मान लीजिए ये स्केल है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसमें मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे मतलब अगर हम लोग रूलर को या स्केल को लेके जाते हैं कागज के पास तो वो कागज को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि इसमें है पॉजिटिव, इसमें है नेगेटिव, यानी एक में होता है पॉजिटिव, एक में होता है नेगेटिव। तो वो क्या करता है, कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेता है। इसीलिए कोई स्केल या कोई प्लास्टिक के चीज जो है रब करते हैं किसी से, तो वो कागज के टुकड़े को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए मान लिया कि हम ऐसे रब करते हैं प्लास्टिक को, तो रब करने के बाद मान लिया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ स्केल को रब करते हैं, मान लिया कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, मेरे हेयर से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो अब इसमें अभी भी चार्ज पैदा हो गया, अब नेगेटिव चार्ज पैदा हो गया। तो मान लीजिए अगर इसमें नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है स्केल में और इसमें है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसमें है पॉजिटिव और रब करने के बाद मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो हो गया नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसको जैसे कागज के टुकड़े के पास लेके जाता है तो वो क्या करता है, कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट लेता है। तो बात समझ में आ गई होगी कि क्यों स्केल को हेयर में रब करने के बाद कागज के पास लेके जाता है तो कागज को क्यों अट्रैक्ट लेता है, क्योंकि उसमें चार्ज पैदा हो जाता है और उस चार्ज को हम लोग कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज पैदा हो जाता है ये चार्ज फ्लो नहीं होता है। जहाँ पर चार्ज पैदा होता है वहीं पर रह जाता है, जहाँ पर चार्ज पैदा होता है वहीं पर रह जाता है। और आप लोग देखे होंगे कि कागज के टुकड़े को पकड़ लेता है, पकड़ लेने के बाद थोड़ी देर बाद छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है, क्योंकि चार्ज खत्म हो गया। अगर पॉजिटिव चार्ज पैदा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद चार्ज खत्म हो जाता है, तो चार्ज खत्म होने के बाद ये पेपर को छोड़ देता है। तो थोड़े से टाइम के बाद, सर्टन टाइम ऑफ पीरियड के बाद क्या होता है, पेपर को छोड़ देता है। इसका मतलब जो चार्ज पैदा हो गया था वो चार्ज खत्म हो गया, इसलिए वो छोड़ देता है। तो इस चार्ज को हम लोग बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी इस यहाँ पर जो करंट पैदा हुआ उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इंसुलेटर में होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज रेस्ट पे होंगे, यहाँ पर चार्ज पैदा हो तो यहीं पर रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग लोहे के किसी टुकड़े को, आयरन के किसी टुकड़े को अगर हम लोग रब करते हैं तो रब करने के बाद पेपर के पास लेके जाता है तो अट्रैक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता पता है, क्योंकि उसमें मान लें कि अगर हम रब किए तो उसमें भी तो वो भी तो मैटर से बना है, उसमें भी एटम है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो मान लें कि इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, तो उसमें चार्ज पैदा हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो चार्ज पैदा हो गया। तो चार्ज जो पैदा हो जाता है, ये चार्ज क्या होता है पता है, ये फ्लो हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। मतलब यहाँ पर अगर चार्ज पैदा हुआ तो यहाँ पर चार्ज रुके नहीं रहते हैं, ये फ्लो हो जाता है। फ्लो होने के बाद इसको अगर हम कागज के टुकड़े के पास लेके जाएंगे तो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो मेटल में चार्ज क्या हो जाता है, फ्लो होता है। मेटल में चार्ज फ्लो होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चार्ज क्या होता है, फ्लो होता है। अलॉय में चार्ज क्या होता है, फ्लो होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसको हम लोग बोलेंगे
करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ओके, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किस में होती है? इंसुलेटर में। और करंट इलेक्ट्रिसिटी किस में हमको मिलेंगे? मेटल में, यानी धातु में। ठीक है, ये नॉन मेटल में और ये मेटल में मिलेंगे। क्लियर है क्या? ओके, अब हम लोग को समझना है थोड़ा सा कि कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। ओके, मटेरियल्स दैट allow charges to flow through them। जो मटेरियल अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करने के अलाउ देते हैं, यानी कि परमिशन देते हैं, यानी जिससे चार्ज फ्लो हो सकता है जिस मटेरियल से, उस मटेरियल को कहेंगे हम लोग कंडक्टर। और इंसुलेटर क्या होगा? मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम। मतलब जिस मटेरियल से चार्ज फ्लो नहीं हो सकता उसको हम लोग कहेंगे इंसुलेटर। क्या कहेंगे? इंसुलेटर। और जिस मटेरियल से चार्ज फ्लो होंगे उसको हम लोग कहेंगे कंडक्टर। जैसे कंडक्टर में क्या आ जाएगा? मेटल आ जाएगा, मेटल्स। ठीक है ना? इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जैसे NaCl का सॉल्यूशन। ओके, अलॉयज, ये सब क्या होगा? ये सब होगा कंडक्टर। ओके, और इंसुलेटर क्या होगा? जैसे नॉन मेटल, ठीक है ना, नॉन मेटल्स, ग्लास। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं रबर। इसके बाद प्लास्टिक। ये सब क्या है? ये सब है इंसुलेटर। इससे चार्ज फ्लो नहीं होंगे। इसमें होंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इसमें होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इसका मैं एक अच्छा एप्लीकेशन बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, हम लोग जो वायर यूज करते हैं, वायर के ऊपर क्या लगा होता है? वायर के ऊपर लगा हुआ रहता है प्लास्टिक के एक चादर, एक परत। यानी मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, और यहाँ पर प्लास्टिक के ऊपर प्लास्टिक के क्या होता है? एक परत होता है। तो ये वायर किससे बना हुआ होता है? मेटल से। और मेटल क्या है? मेटल है कंडक्टर। मेटल क्या है? मेटल है कंडक्टर। इससे चार्ज फ्लो होंगे। और ये क्या है? ये प्लास्टिक से बना हुआ है। ये प्लास्टिक का बना हुआ चादर है ना, प्लास्टिक का परत चढ़ा हुआ रहता है। ये क्या है? प्लास्टिक है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर से चार्ज फ्लो नहीं होता, इसलिए यहाँ पर प्लास्टिक के परत जो है लपेट दिया जाता है। प्लास्टिक के परत से लपेट दिया जाता है किसको? तार से। और ये तार किससे बना हुआ है? मेटल से। इसलिए बना हुआ है क्योंकि मेटल से चार्ज फ्लो होता है। और बाहर प्लास्टिक क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उससे चार्ज फ्लो नहीं होता है, जिससे हम लोग को करंट नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, देखेंगे कि कॉपर के वायर के ऊपर क्या लगा हुआ रहता है? प्लास्टिक का लेयर, प्लास्टिक की परत चढ़ी हुई होती है। ठीक है, कोई भी वायर देखेंगे उसके ऊपर परत चढ़ी हुई है, तो वो किससे बना हुआ है? वो प्लास्टिक से। यानी वो जो लेयर है वो किसका है? वो प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर को उसके ऊपर क्यों चढ़ाया गया? क्योंकि इंसुलेटर से करंट यानी कि चार्ज फ्लो नहीं होता है। क्लियर है? चार्ज फ्लो नहीं होता है, इसीलिए वायर के ऊपर प्लास्टिक की परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें चार्ज फ्लो नहीं होंगे और हम लोगों को करंट नहीं लगेगा, हम लोगों को झटका नहीं लगेगा। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये जो प्लास्टिक है ये इंसुलेटर है, और ये वायर है ये मेटल है। और मेटल से क्या होंगे? करंट फ्लो हो जाएंगे। यानी कि ये कंडक्टर है और ये इंसुलेटर, ये कंडक्टर है और ये इंसुलेटर है। ओके, अब हम लोग को समझना है कि हाउ डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करते हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजारते हैं। ओके, इसको हम लोग को समझना है। तो देखिए, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय allowing free electron to move
बिटवीन एटम, बिटवीन एटम। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय अलाउइंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव बिटवीन एटम। मतलब मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एटम के बीच में क्या करता है, मूवमेंट करता है, यानी कि मूव करते हैं रैंडमली, ठीक है, इधर से इधर से इधर से ऐसे ऐसे करके क्या करता है, मूव करता है। और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी कि चार्ज को फ्लो कराता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी कि उससे बिजली गुजरती है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय अलाउइंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव बिटवीन एटम। यानी मेटल के जो वायर है उसमें एटम है, और उसमें एटम है, और वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव होते हैं, और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हैं। क्लियर है क्या? अच्छा, अब आप लोगों को समझना है कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। इंसुलेटर में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? अगर इंसुलेटर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते कि नहीं? इंसुलेटर में इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन है तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अगर इंसुलेटर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है, और कंडक्टर में यानी कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों है, आइए समझते हैं। तो मेटल जो है वो कंडक्टर है, मेटल कंडक्टर क्यों है यहाँ पर ये भी समझ में आ जाएगा, और इंसुलेटर कंडक्टर क्यों नहीं है ये भी समझ में आ जाएगा। मेटल कंडक्टर है ये समझ में आ जाएगा क्यों है, और इंसुलेटर कंडक्टर नहीं है क्यों नहीं है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ नॉन मेटल क्या होगा, इंसुलेटर होगा। क्लियर है? तो मेटल जो है वो किससे बना हुआ है, वो एटम से बना हुआ है, और एटम से बना तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना। तो मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ मेटल के एटम का, ठीक है। मान लीजिए कि ये मेटल का एटम है, यहाँ पर है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है या सेल है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है आप लोग पता होगा, ये सब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहां पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो मेटल के जो एटम का साइज होता है वो बड़ा होता है। काम की बात समझिए, अच्छे से सुनिए। मेटल के एटम का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, और न्यूक्लियस, ये जो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचते हैं। यहाँ पर एक फोर्स होता है, ठीक है, और इस फोर्स को हम यहाँ पर ये कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, ठीक है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ घूमते हैं, न्यूक्लियस में नहीं आता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है राउंड मोशन करवाएगा, ठीक है ना। जैसे कि सोलर सिस्टम में सन के पास जो फोर्स है उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसीलिए जो प्लैनेट है वो प्लैनेट सन में नहीं आता है, चारों तरफ घूमते रहते हैं अपने ऑर्बिट में, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस में नहीं आता, ये चारों तरफ घूमते हैं ऑर्बिट में, ठीक है। तो राउंड मोशन लगाने के कारण क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एटम का साइज बड़ा होता है, यानी मेटल के एटम का साइज बड़ा, और नॉन मेटल के एटम के साइज जो है वो छोटा होता है। क्या होता है, मान लीजिए न्यूक्लियस है, एटम के साइज छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, एटम के साइज क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर है, एटम के साइज छोटा होता है। तो मेटल के एटम का साइज बड़ा और नॉन मेटल के एटम का साइज छोटा। तो कहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा लगेगा, मतलब कहां पर इलेक्ट्रॉन भागने का चांस है, जहां पर एटम का साइज छोटा। यहाँ पर एटम का साइज छोटा है तो इसको अट्रैक्ट कम कर पाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसका पावर कम चलेंगे, ठीक है। अगर फैमिली बड़ी हो तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, फैमिली अगर छोटी हो, ठीक है ना, छोटी हो तो कंट्रोल करना आसान है। मान लीजिए कि एक बच्चा दिल्ली में पढ़ता है और एक आदमी का बच्चा दिल्ली में पढ़ता है, और एक आदमी का बच्चा जो है घर के आसपास के स्कूल में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो कौन बच्चा बिगड़ सकता है, जो दिल्ली में पढ़ता है, क्योंकि वो बहुत दूर है, उसके पावर उतने नहीं चलेंगे पेरेंट्स के पावर, लेकिन जो घर के आसपास पढ़ता है उसके पावर चलेंगे, वो बच्चा बिगड़ेगा नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है एटम का साइज बड़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉन
बिगड़ सकता है। यहाँ पर एटम का साइज छोटा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिगड़ नहीं सकता है। कहने का मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, सेल से ऑर्बिट से बाहर निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है बाहर नहीं निकल सकता है क्योंकि एटम का साइज छोटा है। तो फोर्स न्यूक्लियर जो फोर्स लगाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, यहाँ पर ज़्यादा होता है और यहाँ पर कम होता है। कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकल जाता है, ये आउट हो जाता है। तो आउट होने से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। यानी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें अवेलेबल होता है। लेकिन नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है। क्लियर है। इसी वजह से ये क्या है, ये इंसुलेटर है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है क्योंकि इसका एटम का साइज छोटा होता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इसके एटम का साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय अलाउइंग फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव बिटवीन एटम। एटम के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करते हैं रैंडमली। ठीक है, इसी वजह से मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका एटम का साइज छोटा होता है। छोटा होने से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए वो इंसुलेटर है। इसीलिए वो इंसुलेटर है। आई होप समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या है, वो है इंसुलेटर। अब देखिए, एक मेटल के वायर में तो बहुत सारे एटम है। मान लिया कि ये एक मेटल के वायर है। आप सोचेंगे वायर तो इतना मोटा नहीं होता है ना। समझ लीजिए मैं जूम करके दिखाया। ठीक है, तो इस मेटल के वायर में तो करोड़ों करोड़ों एटम होते हैं। करोड़ों करोड़ों एटम होते हैं। बहुत सारे एटम है, बहुत सारे एटम है। ठीक है, बहुत सारे एटम है, बहुत सारे क्या है, एटम है। तो अगर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकले, एक इलेक्ट्रॉन निकले तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सोचिए कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सोचिए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर एक एटम से मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन निकले तो बहुत सारे एटम हो जाएंगे। इस वायर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ये मान लीजिए कि मेटल वायर है। ठीक है ना, क्या है, मेटल वायर है। तो इसमें बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रैंडमली इस वायर में क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्या करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे। इधर से इधर से, इधर से उधर से, इधर से इधर से उधर से, रैंडमली क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर हम इस वायर में क्या लगा देंगे, सेल लगा देंगे। इसमें बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये एटम है मान लिए, और ये छोटा छोटा सब क्या है, ये छोटा छोटा सब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बहुत सारे इसमें क्या है, ये डॉट डॉट करके मैं इलेक्ट्रॉन को दिखाता हूँ। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही हम इसमें क्या कनेक्ट कर दिए, सेल को ऐसे दिखाया था। ठीक है, सेल कनेक्ट कर दिए। सेल मतलब बैटरी, यानी बैटरी कनेक्ट कर दी। इसमें क्या कनेक्ट कर दिए, बैटरी। ठीक है, तो इसमें बैटरी कनेक्ट कर दिए। तो बैटरी ये पॉजिटिव होता है, ये होता है नेगेटिव। बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। तो जैसे हम लोग इसमें बैटरी कनेक्ट कर दिए तो यहाँ पर तो रैंडमली इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, मूवमेंट करते हैं, मोशन करता है। तो जैसे हम लोग बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या है, ये माइनस है। ये क्या है, माइनस है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव है। और ये इस वायर में भी क्या है, इस वायर में भी तो इलेक्ट्रॉन है फ्री। तो ये नेगेटिव यहाँ पर भी है, इस वायर में भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब लाइक चार्ज, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो लाइक चार्ज यानी एक जैसा चार्ज क्या करेंगे, रिपल करेंगे, धक्का देंगे। क्या करेंगे, धक्का देंगे। तो ये चार्ज को धक्का देंगे, ये धक्का देंगे, इसको धक्का देंगे, इसको धक्का देंगे, इसको धक्का देंगे, इसको धक्का देंगे। तो चार्ज इधर से इधर से इधर से, ये है पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव, यहाँ पर चार्ज है पॉजिटिव। तो ये क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कंडक्टर में सर्कुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से करंट फ्लो होंगे। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो एक्चुअल इलेक्ट्रिक करंट के जो डायरेक्शन है वो है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन कॉन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन जो है,
कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन जो है, कन्वेंशनल करंट के जो डायरेक्शन है, करंट के जो डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये है मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव मानते हैं। कन्वेंशनल मतलब परंपरा। पहले से ही करंट का डायरेक्शन क्या मान रहा है, जब करंट तो बहुत दिन पहले डिस्कवर हो गए थे, ठीक है। तो उस लोगों को पता नहीं था कि करंट का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, ठीक है। बाद में पता चला कि वो करंट का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है। पहले जब करंट डिस्कवर हुआ था, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी, तो उस वक्त लोगों को पता नहीं था कि करंट का डायरेक्शन किधर से किधर है। वो लोग क्या मानते थे कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो लोग प्लस को बड़ा समझता था और माइनस को छोटा समझता था। प्लस को बड़ा समझता था, माइनस को छोटा समझता था, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए 2 जार है, ठीक है, 2 जार है और इस जार में पानी एकदम फुल है और इस जार में पानी यहाँ तक है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर छेद करके एक पाइप से जोड़ दूँ तो पानी इधर से इधर जाएंगे ना, हाई लेवल से कहाँ पर आएंगे, लो लेवल में। तो पानी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करेंगे। तो ऐसे ही मानना था वो लोगों का कि पॉजिटिव जो है वो बड़ा है और नेगेटिव है छोटा, तो इसलिए करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। लेकिन एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसी तरह से जैसे समझिए एक हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी मतलब गर्म चीज़ है, और एक कोल्ड बॉडी है, क्या है, कोल्ड बॉडी, ठीक है। अब दोनों बॉडी को अगर हम एक ही जगह मिला दें तो बोलिए हीट किधर से किधर जाएंगे, हीट हॉट से कोल्ड की तरफ जाएंगे या कोल्ड से हॉट की तरफ जाएंगे। तो आप कहेंगे कि गर्म से ठंड की तरफ जाएंगे। तो इसी तरह से वो लोग का मानना था कि पॉजिटिव जो है वो बड़ा है और नेगेटिव जो है छोटा है। तो इसीलिए करंट का डायरेक्शन क्या माना है, वो लोग माना था पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन वो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है, यानी कि वो हो गया कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। अगर एक्चुअल करंट का डायरेक्शन बोले आपको, तो आपको क्या बोलना होगा, एक्चुअल करंट का डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन मानते क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मानते क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है और एक्चुअल का है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और कन्वेंशनल का है पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यही हम लोग को मानना पड़ेगा। ये मतलब कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव मानना होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं मानेंगे, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव को लेकर के बहुत सारे जो है रूल आए हैं, जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, बहुत सारे रूल हैं, ठीक है। तो वो कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन को लेकर के है, ठीक है, एक्चुअल करंट के डायरेक्शन को लेकर नहीं है। इसीलिए हम लोग जो है कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन को हम लोग इनवैलिड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये वैलिड है और इसी को ही इनवैलिड कर दिया गया है, ठीक है। यानी एक्चुअल करंट के इलेक्ट्रिक करंट के जो डायरेक्शन है इसको इनवैलिड कर दिया गया है। लेकिन डायरेक्शन एक्चुअल करंट का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन हम लोग को मानना क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पहले से मानते हुए आया और अभी भी हम लोग को मानना है, क्योंकि इससे बहुत सारे रूल जो है डिस्कवर हुए, बहुत सारे रूल आ गए हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, बहुत सारे रूल है जिसकी वजह से ये रूल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अगर हम लोग कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन को फॉलो ना करें, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। तो अगर हम लोग सेल कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू हो जाएंगे, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि सेल में क्या होता है, यानी बैटरी में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस, इसको मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो बैटरी में होता है एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होने से करंट फ्लो नहीं होगा। ये एक बात याद रखिएगा कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होंगे तब तक क्या नहीं फ्लो होंगे, इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट होगा, यानी मम्मी होगा तो बच्चा होगा, मम्मी नहीं तो बच्चा नहीं। क्लियर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हो तभी करंट फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर ना हो करंट फ्लो नहीं होगा। और जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। क्या बोले, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। कम पोटेंशियल डिफरेंस हो तो कम करंट फ्लो होंगे, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर ना हो तो करंट फ्लो नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो तभी करंट फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो तभी करंट फ्लो होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ज़्यादा होगा।
यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट किया जाता है और करंट को I से डिनोट किया जाता है। तो V वेरिज क्या हो जाएगा I, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा। ओम्स लॉ में हम लोग सीखेंगे V वेरिज IR, V वेरिज I और V इज इक्वल टू IR हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ में, ठीक है। तो अगर हम लोग सेल नहीं कनेक्ट करते हैं तो वायर में जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली इधर उधर क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बैटरी सेल कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो एक डायरेक्शन ले लेंगे, एक क्या ले लेंगे, डायरेक्शन ले लेंगे, ठीक है। यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यानी कि करंट का डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। वो ये हुआ एक्चुअल करंट ऑफ डायरेक्शन, एक्चुअल करंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हम लोग मानना है पॉजिटिव नेगेटिव। क्यों मानना है मैंने आप लोग बता दिया, ओके। अब हम लोगों को जो है इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ पढ़ना है, ठीक है ना। मैं कुछ आप लोग बता देता हूँ, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज एसोसिएटेड, मतलब इस चैप्टर में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जो इस चैप्टर से जुड़ा हुआ है, वो हम लोग को पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना है हम लोग को, चार्ज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे तो मैंने बता दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या, स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ऐसे लिखने से नहीं चलेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला मिलेंगे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। कैसे आएंगे मैं सब बताऊंगा। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वोल्टेज। वोल्टेज सब आपने सुना होगा, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है। रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ना है, रेजिस्टेंस, ओके। रेजिस्टिविटी पढ़ना है। हीट जनरेटेड, मतलब करंट फ्लो होने से हीट जनरेट होंगे तो उसके बारे में हम लोग पढ़ना है, यानी कि ड्यू टू करंट, हीट जनरेटेड ड्यू टू करंट, करंट फ्लो होने पर हीट पैदा होंगे, ठीक है ना। आप लोग देखते होंगे कि जो मोबाइल के चार्जर है वो अडेप्टर क्या होता है, गर्म हो जाता है ना। क्यों गर्म होता है, क्योंकि उसमें करंट फ्लो होने से वो हीट, उसमें हीट पैदा हो जाता है, तो हीट जनरेटेड ड्यू टू करंट। इसके बाद हम लोग पढ़ना है इलेक्ट्रिक पावर, और भी बहुत सारी चीज पढ़ना है, एसी करंट, डीसी करंट, ये सब तो पढ़ना है। इसके बाद अदर इंपॉर्टेंट टर्म देखिए, ओम्स लॉ पढ़ना है, राइट हैंड थंब रूल पढ़ना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ना है, एम्पियर स्विमिंग रूल पढ़ना है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के से जो हीट पैदा होंगे उसके एप्लीकेशन, जैसे हीटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बल्ब यूज करते हैं, है ना, तो उसके एप्लीकेशन पढ़ना है हम लोगों को। और ये जो मैंने लिखा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, यानी कि इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना है। और बहुत सारी चीज पढ़ना है, एसी मोटर पढ़ना है, डीसी मोटर पढ़ना है, बहुत सारी चीज पढ़ना है, एसी करंट पढ़ना है, डीसी करंट पढ़ना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पढ़ना है, मेटालिक कंडक्टर पढ़ना है, बहुत सारी चीज पढ़ना है। तो आप लोग हर एक वीडियो को जरूर देखिएगा, हर एक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, अच्छी परसेंटेज लेना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ओके, तो हर एक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अभी हम लोग जो है ये सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन देखते हैं कहाँ तक गाड़ी चलती है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, क्यू से। चार्ज को क्यू से दिखाया जाता है, चार्ज को क्यू से दिखाया जाता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि वेलोसिटी को किससे डिनोट किया जाता है, v से। तो इसी तरह से यहाँ पर चार्ज को q से डिनोट किया जाता है, चार्ज को q से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है, s से। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट को किससे, इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी को किससे डिनोट किया जाता है, I से। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बाद बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज कहा जाता है। तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है V से। किससे, V से। V फॉर वेलोसिटी नहीं, V फॉर वोल्टेज, यहाँ पर क्या, वोल्टेज, ओके। और रेजिस्टेंस को R से डिनोट किया जाता है, किससे, R से। रेजिस्टिविटी को रो से, इसको रो बोलेंगे, RHO, रो, मत रो, वो रो नहीं, इस सिंबल को कहते हैं रो, ठीक है। रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये होता क्या है, रेजिस्टेंस होता क्या, सब पढ़ाएंगे। रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, सब चीज पढ़ाएंगे। हीट जनरेटेड, इसको हीट को H से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक पावर को P से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और ये ओम्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये सब पढ़ना पड़ेगा, इसको डिनोट नहीं किया जाता, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है।
इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली दो तरह के होते हैं। चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। क्या? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? अगर ये पूछा आपको इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर विच बाय विच द मैटर कैन अट्रैक्ट अदर मैटर और अदर एटम। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? किसी मैटर के एक प्रॉपर्टी है, एक खासियत है, जिससे वो दूसरे मैटर को क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपल कर सकता है, मतलब खींच सकता है या फिर धक्का। ठीक है, यानी पुल कर सकता है या पुश कर सकता है। ये है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये है क्या? ये है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होता है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? तो अगर दोनों चार्ज एक जैसा हो, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है फिर से एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम लोग बोलेंगे लाइक चार्ज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइक चार्ज। और जैसे एक नेगेटिव चार्ज है फिर से एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? लाइक चार्ज। तो दोनों अगर प्लस हो तो लाइक चार्ज, दोनों अगर माइनस हो तो लाइक चार्ज। इसको हम लोग क्या कहेंगे? लाइक चार्ज। लाइक चार्ज क्या कहेंगे? मतलब एक सा चार्ज। ये भी क्या होगा? लाइक चार्ज। लेकिन अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो इसको हम लोग कहेंगे अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज, इसको हम क्या कहेंगे? अनलाइक चार्ज। तो लाइक चार्ज क्या करेंगे? लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे, धक्का देंगे, दफा करेंगे। ठीक है, लाइक चार्ज क्या करेंगे? लाइक चार्ज की खूबी है, प्रॉपर्टी है कि एक दूसरे को रिपल करना। लाइक चार्ज क्या करेंगे? रिपल करेंगे, यानी कि ये इधर चले जाएंगे और ये इधर चले जाएंगे, यानी ये इसको धक्का देंगे और ये इसको धक्का देंगे। ठीक है, लाइक चार्ज क्या करेंगे? रिपल करेंगे। ठीक है, ये सिंबल हटाते हैं, ये लगाते हैं। लाइक चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे। क्या करेंगे? रिपल करेंगे। ठीक है ना, एक दूसरे को रिपल करेंगे। और यहाँ पर जैसे माइनस माइनस है, ये भी लाइक चार्ज है, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। ये इसको धक्का देंगे और ये इसको धक्का देंगे, दूर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अनलाइक चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस attract to each other. Like charge repels to each other, unlike charge attracts to each other. ओके, तो लाइक चार्ज क्या करेंगे? रिपल करेंगे, दफा करेंगे, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। एक प्लस हो एक माइनस हो तो पास आएंगे, एक माइनस हो और एक प्लस हो तो भी पास आएंगे। लेकिन अगर दोनों प्लस चार्ज हो तो धक्का देंगे, दोनों प्लस हो धक्का देंगे, और अगर दोनों माइनस हो धक्का देंगे। ठीक है, तो लाइक चार्ज क्या करेंगे? रिपल करेंगे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? अब चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव, और प्रोटॉन का चार्ज क्या है? पॉजिटिव। क्लास 9th याद करो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कूलम क्या है? चार्ज की यूनिट है। चार्ज की यूनिट क्या है? चार्ज की यूनिट है कूलम। क्या है? कूलम। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। और चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से। किससे? क्यू से। चार्ज को क्यू से दिखाया जाता है, और यूनिट क्या है? कूलम। एसआई यूनिट है कूलम। और इससे छोटी यूनिट भी है, ये बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, इससे छोटी यूनिट भी है, एक है मिली कूलम, स्मॉल m कैपिटल C, मिली कूलम, और एक है माइक्रो कूलम। ये माइक्रो के सिंबल है, माइक्रो कैपिटल C, माइक्रो कूलम। ठीक है, एक मिली कूलम जो है वो 10 की पावर, एक मिली कूलम कहाँ लिखूँ? 1 मिली कूलम इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -3 कूलम, और एक माइक्रो कूलम होता है, माइक्रो कूलम होता है 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, तो कूलम चार्ज की यूनिट है और बड़ी यूनिट है, इससे छोटी भी यूनिट है मिली कूलम और माइक्रो कूलम।
ठीक है। 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 कूलम और 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 कूलम। क्लियर है। और चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से। चार्ज कितने हैं? 2 है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज हो यानी कि लाइक चार्ज हो तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अनलाइक चार्ज हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो चार्ज किस में होता है? इलेक्ट्रॉन में। और चार्ज किस में होता है? प्रोटॉन में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। कूलम क्यों? क्योंकि चार्ज के यूनिट कूलम है, ठीक है। और प्रोटॉन का चार्ज क्या है? ये भी तो वही है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन प्रोटॉन का चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस यूज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पर माइनस यूज करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए तो गलत नहीं कर देना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस यहाँ पर लगेगा, प्रोटॉन का चार्ज प्लस लगेगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। और एक प्रोटॉन का चार्ज भी इतना ही होता है, लेकिन प्रोटॉन के लिए प्लस यूज करेंगे और इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस यूज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव। प्रोटॉन कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के बाहर होता है, ऑर्बिट में होता है, सेल में होता है, घूमता है, ठीक है। और ये जो चार्ज का जो ये मैग्नीट्यूड है, ये स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है। क्या है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। इससे छोटा और नहीं हो सकता चार्ज, इससे छोटा नहीं होता है। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम से और छोटा नहीं हो सकता है। क्या इलेक्ट्रॉन का और भी टुकड़ा क्या करेंगे, या इलेक्ट्रॉन से और भी छोटा कोई पार्टिकल है? नहीं है, नहीं है। तो चार्ज इतना ही होता है, इससे छोटा और नहीं होगा। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर आपको बोले क्या इससे छोटा ये होगा, जैसे 1.6 की जगह 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? नहीं। क्या ये चार्ज पॉसिबल है? नहीं। अगर बोले 1.56 नहीं है, 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? नहीं। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज क्या है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कूलम लिखना नहीं छोड़िएगा, यूनिट है। लेंथ लिखेंगे तो 10 लिख के छोड़ देने से नहीं होगा। 10 सेंटीमीटर है या मीटर है या डेसीमीटर, क्या है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से चार्ज लिखेंगे तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। इससे छोटा नहीं होगा, इससे 2 गुण होगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो तो 1.6 का डबल यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो 16 2 32 यानी 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। इसी तरह से अगर 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाले, अगर 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाले हम लोग, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाले तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो 3 का निकालेंगे तो 3 से गुना करेंगे तो 16 3 48 यानी 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन का निकालें तो 4 से गुना होगा 16 एक का होता है 1.6, तो 1.6 को 4 से गुना करेंगे तो 48 होगा। 16 चौक 64 कितना? 16 चौक 64 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर 5 इलेक्ट्रॉन का निकालें या 6 इलेक्ट्रॉन का निकालें तो जितने इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से गुना कर देना पड़ेगा, ठीक है। उतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल जाएगा। तो अगर हम लोग Ne इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालें, Ne मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाले तो 5 और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने बोले निकल जाएगा, यानी Ne ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होगा। अगर आपको बोले कि एक जो है एक मीटर है जिसमें इलेक्ट्रॉन 10 है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसका चार्ज बताइए। तो 10 है तो 10 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? 1.6 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन बोल दिया है, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 है तो 10 और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना? माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो 16 यानी कि 16 एकदम 16 यानी कि 16.0 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये हुआ 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है, नेट चार्ज निकालना है, तो आपको याद रखना नेट चार्ज को Q से रिप्रेजेंट कीजिए इज इक्वल टू Ne। ये फॉर्मूला याद रखिए,
नेट चार्ज अगर निकालना है, ये तो नेट चार्ज निकल गया ना, टोटल चार्ज निकल गया ना, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल गया। तो कैसे निकालें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 यानी n, और यहाँ पर ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो एन से निकल जाएगा। तो नेट चार्ज यानी कि Q इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, एन। ये फॉर्मूला याद रखिए, Q इज इक्वल टू एन। Q मतलब चार्ज यानी नेट चार्ज। चार्ज निकालेंगे तो एन फॉर्मूला, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना देना है, उतना लिखना है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3, 3 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो ये Q इज इक्वल टू एन, एक फॉर्मूला मिल गया। इसको हम लोग देखिए, ये फॉर्मूला जो है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आया। क्या कहाँ से आया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आता है एन का फॉर्मूला, यानी कि Q इज इक्वल टू एन ई। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, मतलब चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज क्या पॉसिबल है, स्मॉलेस्ट चार्ज क्या पॉसिबल है, स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, ये पॉसिबल है। ये है स्मॉलेस्ट चार्ज, ये चार्ज पॉसिबल है, इससे और छोटा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब अगर बोलेंगे इससे डबल पॉसिबल है, इससे 3 गुना पॉसिबल है, लेकिन आप अगर बोलेंगे 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, क्या ये पॉसिबल है, ये नहीं है। इससे डबल होगा, इससे हाफ नहीं होगा, इससे 3 गुना होगा, इससे 4 गुना होगा, ठीक है, इससे 5 गुना होगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे 5 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ये क्या पॉसिबल है, ये नहीं है, ये नहीं है। समझ में आ रहा है बात। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज है जो एक इलेक्ट्रॉन में होते हैं। ठीक है, उससे और छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, जिसको हम लोग कहेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन में होते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या एक चार्ज की प्रॉपर्टी है, जो स्मॉल अमाउंट होता है, छोटा होता है। सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है जो कि 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, इससे छोटा नहीं होगा, इससे डबल होगा, थ्राइस होगा, 3 गुना होगा, 4 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा, 6 टाइम्स होगा एंड सो ऑन। बट इससे छोटा नहीं होगा। लेकिन इससे डबल आप बोलेंगे 1.5 गुना नहीं होगा, 2.5 गुना नहीं होगा। जैसे आप मान लीजिए मार्केट में जाते हैं, तो आप अगर बोलेंगे कि मुझे जो है आधा केला दीजिए, तो देगा क्या, नहीं देगा। 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, पूरा के बात इंटीजर में बात करना है, हाफ नहीं देगा आपको। तो इसी तरह से 1.5 नहीं होगा, इसका 1.5 गुना नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। जैसे आपको ऑमलेट खाने का मन करता है, तो आधा अंडा का ऑमलेट नहीं, आधा अंडा का बना क्या करेंगे, खाना है तो पूरा खाओ, नहीं तो 2 खाओ, नहीं तो 3 खाओ, आधा नहीं। लेकिन अगर आप बोलेंगे ऑमलेट बनाइए हाफ अंडा का, तो बना के देगा क्या दुकानदार, नहीं देगा, नहीं देगा। आपको फुल अंडा का जो है ऑमलेट बना के देगा। आधा क्या करेगा, आधा क्या दुकानदार खुद खाएगा, नहीं। तो इसी तरह से चार्ज जो है स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल ये है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इससे डबल होगा, इससे 3 गुना होगा, लेकिन इससे 1.5 गुना नहीं, इससे हाफ गुना नहीं, इससे 2.5 गुना नहीं, ये नहीं होगा। इसी को हम लोग कहेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और यहाँ से हमको फॉर्मूला निकल के आ जाता है 1.5 गुना, 2 गुना, 3, 1.5 गुना तो नहीं होगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम जो है 10 गुना का निकाले हैं। फिर इसके अलावा आप लोगों को दिखाइए 2 गुना का, यानी कि 2e, यानी 2 गुना ये होगा, 3 गुना ये होगा, ठीक है, 4 गुना मैंने निकाल के दिखाया। तो इससे हमको एक फॉर्मूला मिल जाता है Q इज इक्वल टू एन। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है Q इज इक्वल टू एन। Q क्या है, Q है नेट चार्ज। Q क्या है, नेट चार्ज, ये नेट चार्ज है, ठीक है, मतलब टोटल चार्ज। और n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। और माइनस शब्द को यूज़ करना, मतलब एग्जाम में अगर माइनस शब्द है, माइनस साइन है, तो माइनस वाला टिक लगाना, प्लस वाला नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है। ठीक है, तो E का मतलब E यहाँ पर साइन माइनस है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, इसलिए माइनस यूज़ किया यहाँ पर। ठीक है, तो E मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो Q का मतलब नेट चार्ज, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, आइए एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसके रिलेटेड। लेकिन एक बॉडी है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6।
हम लोग को बताना है कि इसके नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज क्या है। तो नेट चार्ज को किससे डिनोट करेंगे, यानी चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू से। तो हम लोग जानते हैं क्यू इज इक्वल टू क्या होता है एन ई। तो ई तो पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, क्यू इज इक्वल टू होता है एन ई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6, ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे 6 इंटू ई का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ई का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है 6, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब इसको गुना कर लीजिए, 16 6 कितना होगा 96, यानी कि 9.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यानी नेट चार्ज क्या होगा इस बॉडी का, अगर एक बॉडी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो नेट चार्ज होगा 9.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। और ये वैल्यू किस में मिलेंगे हम लोग को, नेगेटिव माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक। यानी इस फॉर्मूला से हम लोग नेट चार्ज निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज, ये तो पता है, ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ये भी निकाल सकते हैं, ओके, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से हम लोग को नेट चार्ज मिल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आइए एक और भी न्यूमेरिकल लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम लोग देखिए पहले क्या क्या दिया हुआ है, हम लोगों को दिया हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज यानी कि क्यू दे दिया है, कितना है 1 कूलम है। इसलिए हम लोग क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। हम लोग जानते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं यानी n इज इक्वल टू क्या, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ई तो पता है, ई कितना है, ई है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो वी नो डैट Q इज इक्वल टू एन ई, ये जानते हैं। Q कितना है, Q कितना 1 कूलम, तो 1, ओके। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी कि N निकालना है, तो N रह जाएगा इंटू इलेक्ट्रॉन के चार्ज क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। देखिए E कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसको घुमा के इधर कर दे सकते हैं, यानी कि N इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इसको 1 को इधर लेके जा सकते हैं, ठीक है। और कर सकते हैं N को रख लेंगे, तो N 1 बाई क्या होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए अगर हम लोग 10 की पावर -19 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि हम लोग को मिलेगा। और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -19 है, तो ये प्लस हो जाएगा, उलाट देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 19, और नीचे क्या होगा 1.6 का 1.6, ठीक है। मतलब इस पावर को हमको अगर पॉजिटिव करना है तो ऊपर ले जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, और ये जैसा है वैसा बैठ जाएगा, ठीक है। और ये इसके साथ क्या होगा, इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 है तो 1 के साथ इंटू करेंगे तो जैसा है वैसा ही मिलेगा, ओके। और अब देखिए n इज इक्वल टू, देखिए इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 10 पावर 19 है इंटू 10 लग जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, डेसिमल को रिमूव कर दिया, हटा दिया, डेसिमल के बदले यहाँ पर क्या हो गया 10 हो गया, ओके। और n इज इक्वल टू देखिए 10 पावर 19 है, तो 10 पावर 18 लिखेंगे तो एक यानी कि 110 रह गया, 110 रह गया, ठीक है। तो वो 10 इसके साथ गुना कर दिए, और यहाँ पर स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर होता है 100, यानी वो 10 इसके साथ गुना कर दिए तो 100 कर देते डायरेक्ट, ठीक है ना। एक 10 यहाँ पर रह गया, 10 पावर 19 है, हम 10 पावर 18 लिखे तो एक 10 रह गया, एक 10 इसको गुना कर देते, 10 10 या 100, नीचे 16 का 16, ओके। और n इज इक्वल टू देखिए 10 पावर 18 है और इंटू 100 है, तो अगर 16 से हम लोग 100 को कैंसिल करें तो मिलेगा 6.25, क्या मिलेगा 6.25। अब 6.25 के साथ हमको क्या करना है, इसको गुना करना है, तो 6.25 इंटू 10 पावर 18 ये आ जाएगा, यानी n इज इक्वल टू हमको कितना मिलेगा, n इज इक्वल टू मिलेगा 6.25 इंटू 10 पावर 18। इतना n क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कूलम चार्ज में है, 1 कूलम में, 1 कूलम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो ना, 1 कूलम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितने हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो उससे अगर इसको गुना करेंगे तो बहुत बड़ा चार्ज हो जाएगा, बहुत मतलब चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना है, 1 कूलम चार्ज में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज है
1.6 इंटू 10 की पावर -19, उससे अगर इसको गुना करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना कि 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा है। 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो अगर इसको हम इससे गुना करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, इसकी छोटी यूनिट भी मैंने बताया, चार्ज की छोटी यूनिट क्या बताया मैंने, मिली कूलम और माइक्रो कूलम। ठीक है, 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10 की पावर -3 कूलम, और 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू मैंने क्या बताया आप लोगों को, 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ी यूनिट है, मतलब 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा होगा, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6.25 इंटू 10 की पावर -18। इसको आप याद रख लीजिए, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि 1 कूलम चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कितने हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलम, 10 की पावर 18 लिखना है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की यूनिट नहीं होगा, है ना, है तो नंबर है। तो 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन है, याद रख लीजिए। ठीक है, या फिर आप डिराइव कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं आप खुद से कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आप निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने में टाइम लगेंगे। इसको आप बेहतर ये होगा कि इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ क्या निकालने बोला, इलेक्ट्रॉन, कभी नंबर ऑफ मतलब कभी निकालने क्या बोलेगा, कैलकुलेट द चार्ज, यानी ये निकालने बोलेगा क्यू, तो वो इजी होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको पता है, गुना करेंगे तो चार्ज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्यू इज इक्वल टू क्या, एन ई। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग कहाँ से पाए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या है, ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। अब हम लोग पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके एक प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग लिखना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या, कि चार्ज पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो हुआ, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, यानी कितना चार्ज कितनी जल्दी फ्लो होता है, इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन देखिए, ये डेफिनेशन है। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, बस, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। क्या लिख सकता है, थ्रू आ कंडक्टर। कंडक्टर क्या है पता होना चाहिए, कंडक्टर, या आप सर्किट भी लिख सकते हैं, सर्किट मतलब वायर। ठीक है, तो सर्किट भी लिख सकते हैं, सर्किट। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, ये है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोलना है, इलेक्ट्रिक करंट। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो होता है, या कितना चार्ज कितनी जल्दी फ्लो हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर रेट जो है ना टाइम के रिस्पेक्ट में है। जब भी रेट ऑफ शब्द आए, रेट ऑफ मतलब नीचे टाइम, नीचे क्या, नीचे टाइम, इट इज यानी करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ का मतलब नीचे टाइम, रेट ऑफ मतलब नीचे टाइम यानी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, यानी ऊपर क्यू, ये है, ये करंट है। ये क्या है, करंट, ये है करंट को किससे डिनोट किया जाता है, आई से। तो हम लोग को ये फॉर्मूला मिल गया, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई का मतलब इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया जाता है, क्यू का मतलब चार्ज और टी का मतलब टाइम। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इस फॉर्मूला से हम लोग को करंट मिलेगा, हम करंट को ड्राइव कर सकते हैं, चार्ज को ड्राइव कर सकते हैं, यानी चार्ज को निकाल सकते हैं, और हम लोग टाइम को फाइंड कर सकते हैं। करंट को फाइंड कर सकते हैं, चार्ज को फाइंड कर सकते हैं, टाइम को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई का मतलब करंट, क्यू का मतलब चार्ज, टी का मतलब टाइम। ठीक है, तो ये करंट जो है ना, ये करंट यानी आई मतलब करंट की यूनिट क्या पता है, एम्पियर है, पता होना चाहिए। क्या है, एम्पियर। और चार्ज की यूनिट तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, क्या है, चार्ज की यूनिट है कूलम। क्या है, कूलम। ठीक है, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। टाइम की यूनिट तो पता ही होगा, क्या है, सेकंड। टाइम की यूनिट सेकंड है। तो अगर चार्ज को 1 कूलम रखते हैं और टाइम को 1 सेकंड रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा पता है, हमको क्या मिलेगा,
अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज किसी सर्किट के या किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो तो उस करंट को कहा जाएगा 1 एम्पियर। ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में किसी सर्किट के थ्रू 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो हमको कितना करंट मिलता है, 1 एम्पियर, क्योंकि करंट की इकाई क्या है, एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर 1 एम्पियर की आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोन इन 1 सेकंड थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड 1 एम्पियर। आता है एग्जाम में, व्हाट इज 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 सेकंड में किसी कंडक्टर में जब 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो उसे हम उस करंट को हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर। यानी 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोन इन 1 सेकंड थ्रू अ कंडक्टर इज ओके। तो 1 एम्पियर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये जो करंट है ना, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसको मेजर किया जाता है एमीटर से। किस एमीटर में, क्या एमीटर, AMMETER, एमीटर, AMMETER, एमीटर। ओके, इससे क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर से भी इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, इससे पहले एक चीज समझिए, देखिए एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन या कनेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन या कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। ओके, तो ये सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन क्या है, पहले समझिए सीरीज कनेक्शन क्या है और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि पैरेलल कनेक्शन या कॉम्बिनेशन क्या है। देखिए जैसे ये एक बल्ब है, बल्ब को ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, ये दूसरा बल्ब है और ये तीसरा बल्ब है। ठीक है, जब एक बल्ब के राइट हैंड साइड और दूसरे बल्ब के लेफ्ट हैंड साइड को ज्वाइन कर दिया जाए, फिर दूसरे बल्ब के राइट हैंड साइड को तीसरे बल्ब के लेफ्ट हैंड साइड से ज्वाइन कर दिया जाए और इसको अगर हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर दे, ये माइनस ये प्लस। ठीक है ना, तो इससे क्या पास होंगे, करंट पास होंगे। इससे क्या पास होंगे, करंट। ठीक है, जिससे ये क्या करने लगेंगे, ग्लो करने लगेंगे। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है सीरीज। ठीक है, जब एक बल्ब के लेफ्ट हैंड साइड को दूसरे बल्ब के राइट हैंड साइड से और दूसरे बल्ब के राइट हैंड साइड को तीसरे बल्ब के लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि एक बल्ब के राइट हैंड साइड को दूसरे बल्ब के लेफ्ट हैंड साइड से, दूसरे बल्ब के राइट हैंड साइड को तीसरे बल्ब के लेफ्ट हैंड साइड से ज्वाइन कर दिया जाए, तो इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है, इस कनेक्शन को कहा जाता है सीरीज कनेक्शन। और एक होता है पैरेलल, नाम से ही पता चल रहा है कि पैरेलल होगा। ठीक है ना, जैसे कि ये देख लीजिए, ये एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये तीसरा बल्ब है, इसके लेफ्ट, इसके लेफ्ट, इसके लेफ्ट, इसके राइट, इसके राइट, इसके राइट, तीनों को मतलब तीनों के लेफ्ट और तीनों को राइट को जोड़ दिए। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है या ये जो कनेक्शन है ये बैटरी से कर दिए। ठीक है, ये मान लिया कि इधर हम क्या लिया यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस ले लेते हैं और इधर प्लस। तो ये कॉम्बिनेशन क्या है, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखने में लग रहा है, देखिए पैरेलल। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। जब आप बल्ब के लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, किसी भी डिवाइस को लेफ्ट हैंड साइड, किसी भी डिवाइस के लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के राइट हैंड साइड को जोड़ दिया जाए, तो उस तरह के कॉम्बिनेशन कहेंगे हम पैरेलल। और यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन कहेंगे क्या, इसको कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा या पैरेलल होगा, ध्यान दीजिएगा, ये सीरीज होगा या पैरेलल होगा। ये सीरीज कनेक्शन होगा या पैरेलल होगा, बोलिए।
वेरी गुड, ये सीरीज होगा। देखिए सीरीज में है, सीरीज में है, पैरेलल में नहीं है। करंट को तो मेजर किया जाता है आर्म में। मैं ये इसलिए समझाया क्योंकि करंट को तो मेजर किया जाता है आर्म में। आर्म के जो है आप स्क्रीन पे इसकी पिक्चर देख लीजिए, ये है आर्म, ठीक है। इससे क्या किया जाता है, करंट को मेजर किया जाता है। अगर पूछा जाए कि करंट को किससे पेमाइज किया जाता है, किससे मेजर किया जाता है, किससे नापा जाता है, किससे मापा जाता है, बांग्ला में मापा बोला जाता है, तो आर्म मीटर से। किससे, आर्म मीटर से, इससे मेजर किया जाता है, ठीक है। ammeter is the device by which we measure the current, amount of current, ओके। इसके अलावा हम लोग गैल्वेनोमीटर से भी करंट को मेजर करते हैं, गैल्वेनोमीटर, इससे भी करंट को मेजर करते हैं। देख लीजिए गैल्वेनोमीटर मीटर के पिक्चर देख लीजिए, ओके। ये है गैल्वेनोमीटर और ये है एमीटर, ओके। तो आर्मीटर और गैल्वेनोमीटर, ये दोनों को ही अगर हम लोगों को कनेक्ट करना है, लगाना है, तो करंट को नापने के लिए, तो कैसे लगाएंगे, कहाँ पर लगाएंगे, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे या सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कनेक्ट करेंगे या सीरीज। तो देखिए एमीटर को जो है इसको सीरीज में लगाया जाता है। देखिए एमीटर को सर्किट में इस तरह से दिखाया जाता है, ये एमीटर है, ठीक है। इसमें एक पॉजिटिव होता है, एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। मान लीजिए कि अगर हम लोग को इस बल्ब में से कितना करंट जा रहा है इसको पता करना है, तो यहाँ पर लगाना है एमीटर, ये एमीटर है, ठीक है। ये पॉजिटिव, इधर देखिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव, ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे कनेक्ट करना होगा, यानी कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। बात को याद रखिएगा, एमीटर किस में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में, पैरेलल नहीं। क्यों नहीं, पैरेलल क्यों नहीं, देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे नहीं कनेक्ट करेंगे, ये पैरेलल हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल में कनेक्ट नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे, ध्यान से समझिए, क्योंकि एमीटर के जो रेजिस्टेंस है वो लो है, लो रेजिस्टेंस। क्या है रेजिस्टेंस, शब्द मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट को रोकना, ओपोजिशन ऑफ करंट, ओपोजिशन ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको आप याद रखिए, करंट को रोकने की प्रॉपर्टी को ही हम रेजिस्टेंस कहेंगे। किसी वायर के वो प्रॉपर्टी जिससे वो करंट को रोकते हैं उसको रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। तो एमीटर के रेजिस्टेंस क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होते हैं, लो रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है ना, लो रेजिस्टेंस होते हैं। तो लो रेजिस्टेंस होंगे तो मतलब रेजिस्टेंस कम होने से करंट को रोकेगा कम, करंट ज़्यादा फ्लो होंगे, ठीक है। तो करंट मतलब रेजिस्टेंस कम होने से करंट ज़्यादा जाएंगे, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से करंट कम फ्लो होंगे, यानी रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा जाएंगे, इससे करंट ज़्यादा जाएंगे। तो ज़्यादा करंट जाने से ये क्या हो जाएंगे, ये बर्न हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये मीटर एमीटर बर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए एमीटर को पैरेलल कनेक्ट नहीं किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। किसमें, किससे, सीरीज से, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। यानी कि ऑलवेज एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, और गैल्वेनोमीटर को भी सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है, और इसी तरह से ही सेम टू सेम किसके जैसे, एमीटर की तरह। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, सर एमीटर से भी हम लोग करंट को मेजर कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर से भी करंट को मेजर कर सकते हैं, दोनों को एक जैसा ही, दोनों को जो है सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है, फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। तो देखिए एमीटर जो है ये लार्ज करंट के लिए होता है, लार्ज करंट को मेजर करने के लिए होता है, और गैल्वेनोमीटर ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर लेगा, 0.005 एम्पियर, इसको भी मेजर कर लेगा, समझ लो, ठीक है ना। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर लेगा गैल्वेनोमीटर। इसकी खासियत क्या है कि छोटा सा करंट को क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा, और एमीटर छोटा सा करंट को मेजर नहीं करेगा। और भी एमीटर है, एक मिली एमीटर है और एक माइक्रो एमीटर है, माइक्रो एमीटर है, ठीक। तो मिली एमीटर और माइक्रो एमीटर से हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकते हैं, और ज़्यादा स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करना है तो गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर। मिली एमीटर में एम्पियर को मेजर कर सकते हैं, यानी करंट को। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर, ठीक है। तो एक मिली एमीटर भी होता है और एक माइक्रो एमीटर भी होता है, लेकिन इनसे और भी छोटा अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करना है तो गैल्वेनोमीटर से मेजर करना है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर की और एक खूबी ये है, खासियत ये है, प्रॉपर्टी ये है कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट बता देंगे, करंट इधर फ्लो हो रहा है या इधर। अगर इधर हो रहा है तो
इधर काटा चले जाएंगे, इधर अगर हो रहा है इधर, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर के क्या है, प्रॉपर्टी है। एक तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर लेंगे, दूसरी बात ये है कि वो डायरेक्शन ऑफ करंट बता देंगे। गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन ऑफ करंट बता देगा, ठीक है, लेकिन एमीटर डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं बता सकेगा, ठीक है। तो दोनों से ही करंट को मेजर किया जा सकता है। एमीटर लार्ज करंट को मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। और गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन ऑफ करंट बता देगा, एमीटर नहीं बताएगा, ठीक है, एमीटर नहीं बताएगा। और मैंने आप लोगों को बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस से ही करंट पैदा हुआ है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो तो करंट पैदा नहीं हुआ, यानी कि मम्मी नहीं हो तो बच्चा नहीं हुआ, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मम्मी है और करंट बच्चा है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर किया जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। किससे, वोल्ट मीटर, ओके। तो वोल्ट मीटर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं, क्या, वोल्टेज। तो वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है, ओके। अच्छा, और वोल्ट मीटर को हम लोग सर्किट में कैसे दिखाएंगे, तो इस तरह से, ओके, इस तरह से, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, और प्लस वालों को प्लस की तरफ से कनेक्ट करना है और माइनस वालों को माइनस की तरफ से, ओके। तो वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं, और एमीटर और गैल्वेनोमीटर से हम लोग करंट को मेजर कर सकते हैं। और वोल्ट मीटर को इस तरह से सर्किट में दिखाया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं, वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्ट मीटर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं, ओके। और इसको अब कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे, सीरीज़ में या पैरेलल, मतलब इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे या पैरेलल, तो इसको कनेक्ट करेंगे हम लोग पैरेलल। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, वोल्ट मीटर को पैरेलल, ओके। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ किया जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली क्या है, दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस है। जैसे बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो बल्ब के पैरेलल हम लोगों को जो है वोल्ट मीटर लगाना है। तो गैल्वेनोमीटर से या एमीटर से हम लोग करंट को मेजर कर सकते हैं, और वोल्ट मीटर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, और एमीटर और गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी साथ ही साथ प्रेस कर ले, ताकि एक वीडियो भी आपसे मिस ना हो और सही टाइम पे आप देख सके, हर वीडियो का बेनिफिट ले सके। और अगर आप लोगों को हमारे लाइफ के बारे में जानना है, हम लोग क्या करते हैं और क्या काम करते हैं, मम्मी पापा कौन है, मम्मी पापा कैसे है, घर कैसा है, अगर ये सब के बारे में आपको जानना है तो हम लोगों ने एक यूट्यूब ब्लॉग चैनल क्रिएट किया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब ब्लॉग में आ सकते हैं और उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर चाहे, ठीक है। जिससे आप लोग हमारे लाइफ रिलेटेड और भी हम लोग टीचर्स हैं, हमारी कोचिंग सेंटर है, कहाँ पर है, कैसी है, उस चीज़ के बारे में जानना है तो यूट्यूब ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। ओके, बाय, टाटा।